नमस्कार दोस्तों, राम राम। मैं हूं योगेश और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। क्या हो अगर आपको अपनी मौत का पता पहले से चल जाए, और वो भी सिर्फ 3 दिन पहले। एक ऐसा गांव जहां हर घर के बाहर एक दिन अचानक राख का पुतला रखा मिलता है, और उस पुतले का मतलब होता है मौत आने वाली है। लोग कहते हैं जिसने भी उस पुतले को छुआ उसकी मौत सिर्फ तय नहीं होती, बल्कि और भी खौफनाक हो जाती है। आज की इस कहानी में मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी जिंदगी की सबसे डरावनी घटना, जिसमें मैंने अपनी ही आंखों के सामने अपनी पत्नी को एक ऐसे श्राप का शिकार होते देखा जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। तो अगर आप दिल थाम कर बैठ चुके हैं तो चलिए शुरू करते हैं। राख के पुतले का श्राप। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अनिल है और मैं उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। एक ऐसा गांव जिसके बारे में सुनकर कोई भी इंसान सिहर उठे। इस गांव की सबसे डरावनी बात यह नहीं थी कि यहाँ अंधेरा ज्यादा होता है या यहाँ जंगल है, बल्कि यहाँ की सबसे भयानक सच्चाई ये थी कि यहाँ हर इंसान अपनी मौत से 3 दिन पहले ही जान जाता था कि अब उसका अंत होने वाला है। बचपन से मैंने अपने बुजुर्गों को इस बारे में बात करते सुना था, लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से ये सब होते देखा तब मुझे समझ आया कि ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक कड़वा सच है। हमारे गांव में एक अजीब सी चीज होती थी, एक राख का पुतला। ये पुतला ना जाने कहां से आता था, कौन बनाता था, कौन लाकर किसी के घर के बाहर रखता था, किसी को कुछ नहीं पता था। लेकिन जैसे ही ये पुतला किसी घर के बाहर दिखाई देता, पूरे गांव में एक अजीब सा सन्नाटा फैल जाता। लोग उस घर की तरफ देखना तक छोड़ देते, क्योंकि सबको पता होता था कि अब उस घर में मौत आने वाली है, और वो भी सिर्फ 3 दिनों के अंदर। मैंने अपनी आंखों से कई बार ये देखा था कि जिस घर के बाहर वो राख का पुतला रखा मिलता, उसी दिन से उस घर में किसी एक व्यक्ति की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती। पहले दिन हल्की कमजोरी, दूसरे दिन हालत और खराब, और तीसरे दिन उसकी मौत। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वो पुतला किसी भी तरह का नहीं होता था। वो उसी इंसान की शक्ल और आकार का होता था जो मरने वाला होता था। अगर कोई औरत मरने वाली होती तो पुतला औरत जैसा दिखता, अगर कोई बच्चा तो छोटा सा पुतला, और अगर कोई बूढ़ा तो उसी तरह झुका हुआ। ये सब इतना सटीक होता था कि किसी को शक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। गांव में हर महीने ऐसा होता था, और धीरे धीरे ये एक डर नहीं बल्कि एक सच्चाई बन गया था। लोग उस पुतले को छूने की भी हिम्मत नहीं करते थे, क्योंकि कहा जाता था कि अगर किसी ने उसे छेड़ दिया तो मौत का समय और भी भयानक हो सकता है। मैं बचपन से ये सब देखकर बड़ा हुआ था, और मेरे अंदर इस गांव के लिए सिर्फ एक ही भावना थी, डर। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मेरे मन में एक ही ख्याल आता था, इस गांव से जितना दूर हो सकूं उतना अच्छा है। इसलिए पढ़ाई के बहाने मैं शहर चला गया और वहीं रहने लगा। शहर की जिंदगी बिल्कुल अलग थी, रोशनी, भीड़, और सबसे बड़ी बात, वहां कोई राख का पुतला नहीं था। वहीं मेरी मुलाकात सुमन से हुई। सुमन एक पढ़ी लिखी, समझदार और आत्मविश्वासी लड़की थी। हम दोनों एक ही कॉलेज में थे, और धीरे धीरे हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई। सुमन हमेशा तर्क और विज्ञान में विश्वास करती थी, और शायद यही वजह थी कि जब मैंने उसे अपने गांव की सच्चाई बताई तो उसने मेरी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। उसे लगा कि ये सब गांव की अंधविश्वासी कहानियां हैं जो लोगों को डराने के लिए बनाई गई हैं। उसने मुझसे हंसते हुए कहा था, अनिल, तुम भी ना इतनी पढ़ाई करने के बाद भी ऐसी बातें मानते हो। लेकिन मैं जानता था कि ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सच है जिससे मैं खुद भाग रहा हूं। मैंने कई बार सुमन को समझाने की कोशिश की कि ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि मेरे गांव की हकीकत है। मैंने उसे बताया कि मैंने अपनी आंखों से लोगों को मरते देखा है, और हर बार उस राख के पुतले ने पहले ही सब बता दिया था। मैंने उससे साफ साफ कहा कि अगर हम शादी करेंगे तो मैं उसे गांव सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही ले जाऊंगा, बस रस्में पूरी करने के लिए। उसके बाद हम हमेशा के लिए शहर में ही रहेंगे। सुमन हर बार मेरी बात सुन के मुस्कुरा देती और कहती, तुम डरते बहुत हो अनिल, ऐसा कुछ नहीं होता।
उसकी बातों में आत्मविश्वास था, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सा डर बैठा हुआ था। मुझे हमेशा लगता था कि कहीं वो इस सब को हल्के में लेकर कोई बड़ी गलती न कर बैठे। लेकिन प्यार में इंसान कई बार अपने डर को भी नजरअंदाज कर देता है, और मैंने भी वही किया। आखिरकार हमारी शादी हो गई। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और मैं सुमन को अपने गांव लेकर आया। मेरा इरादा साफ था, बस शादी की रस्में पूरी करनी है और तुरंत वापस शहर लौट जाना है। लेकिन जैसे ही हम गांव पहुंचे, सब कुछ बदल गया। मेरी माँ की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई। वो पहले से थोड़ी बीमार थीं, लेकिन इस बार हालत ज्यादा गंभीर हो गई थी। मैं एक अजीब सी दुविधा में फंस गया था। एक तरफ मेरी पत्नी, जिसे मैं इस गांव से दूर ले जाना चाहता था, और दूसरी तरफ मेरी माँ, जिन्हें मेरी जरूरत थी। मैंने सुमन से कहा, बस 1 महीना रुक जाते हैं, माँ ठीक हो जाएंगी, फिर हम यहां से चले जाएंगे। सुमन ने भी बिना ज्यादा सोच के हाँ कह दिया। लेकिन मुझे उस समय बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही फैसला हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाला है, और आने वाले दिनों में जो होने वाला था वो हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा डरावना था। गांव में आए हमें कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन सुमन का रवैया बाकी लोगों से बिल्कुल अलग था। जहां गांव के लोग उस राख के पुतले के नाम से ही डर जाते थे, वहीं सुमन इसे एक अंधविश्वास मानती थी। घर में मेरी माँ, पिता और आस पड़ोस के लोग उसे बार बार समझाते थे कि अगर कभी घर के बाहर कोई अजीब सा पुतला दिखे तो उसे छूना भी मत, बस अंदर आ जाना और हमें बता देना। लेकिन सुमन हर बार हंस देती और कहती, आप लोग बिना वजह डरते हो, ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे अंदर से ये बात बहुत परेशान करती थी, क्योंकि मैं जानता था कि ये खेल नहीं है। मैंने अपनी आंखों से कई लोगों को इस पुतले के बाद मरते देखा था। लेकिन सुमन का आत्मविश्वास इतना ज्यादा था कि उसे किसी की बात पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। वो गांव के माहौल को समझने की बजाय उसे चुनौती दे रही थी, और यही बात मुझे सबसे ज्यादा डराने लगी थी। आखिरकार हमारी शादी हो गई। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और मैं सुमन को अपने गांव लेकर आया। मेरा इरादा साफ था, बस शादी की रस्में पूरी करनी है और तुरंत वापस शहर लौट जाना है। लेकिन जैसे ही हम गांव पहुंचे, सब कुछ बदल गया। मेरी माँ की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई। वो पहले से थोड़ी बीमार थीं, लेकिन इस बार हालत ज्यादा गंभीर हो गई थी। मैं एक अजीब सी दुविधा में फंस गया था। एक तरफ मेरी पत्नी, जिसे मैं इस गांव से दूर ले जाना चाहता था, और दूसरी तरफ मेरी माँ, जिन्हें मेरी जरूरत थी। मैंने सुमन से कहा, बस 1 महीना रुक जाते हैं, माँ ठीक हो जाएंगी, फिर हम यहां से चले जाएंगे। सुमन ने भी बिना ज्यादा सोच के हाँ कह दिया। लेकिन मुझे उस समय बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही फैसला हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाला है, और आने वाले दिनों में जो होने वाला था वो हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा डरावना था। गांव में आए हमें कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन सुमन का रवैया बाकी लोगों से बिल्कुल अलग था। जहां गांव के लोग उस राख के पुतले के नाम से ही डर जाते थे, वहीं सुमन इसे एक अंधविश्वास मानती थी। घर में मेरी माँ, पिता और आस पड़ोस के लोग उसे बार बार समझाते थे कि अगर कभी घर के बाहर कोई अजीब सा पुतला दिखे तो उसे छूना भी मत, बस अंदर आ जाना और हमें बता देना। लेकिन सुमन हर बार हंस देती और कहती, आप लोग बिना वजह डरते हो, ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे अंदर से ये बात बहुत परेशान करती थी, क्योंकि मैं जानता था कि ये खेल नहीं है। मैंने अपनी आंखों से कई लोगों को इस पुतले के बाद मरते देखा था। लेकिन सुमन का आत्मविश्वास इतना ज्यादा था कि उसे किसी की बात पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। वो गांव के माहौल को समझने की बजाय उसे चुनौती दे रही थी, और यही बात मुझे सबसे ज्यादा डराने लगी थी। दिन बीतते गए और सुमन धीरे धीरे गांव की जिंदगी को समझने लगी, लेकिन उसका नजरिया अब भी वही था। इस बीच गांव में फिर एक घटना हुई। एक घर के बाहर वही राख का पुतला मिला। जैसे ही खबर फैली, पूरा गांव सहम गया। उस घर में रहने वाला एक बूढ़ा आदमी उसी दिन से बीमार पड़ गया। सुमन ये सब अपनी आंखों से देख रही थी। पहले दिन उसने इसे संयोग माना। दूसरे दिन जब उस आदमी की हालत और खराब हुई तो वो थोड़ा सोच में पड़ी, और तीसरे दिन जब उसकी मौत हो गई, तब भी सुमन ने इसे अंधविश्वास ही कहा। उसने मुझसे कहा, देखो अनिल, ये सब पहले से प्लान होता है। कोई है जो सबकी बीमारी जानता है और उसी हिसाब से पुतला रखता है। उसकी बातें सुनकर मैं चुप हो जाता था, क्योंकि मेरे पास उसके सवालों का कोई वैज्ञानिक जवाब नहीं था। लेकिन मेरे पास सच था, वो सच जो मैंने जिया था। फिर भी सुमन मानने को तैयार नहीं थी। धीरे धीरे 3 महीने बीत गए। इस दौरान गांव में कई और मौतें हुईं, और हर बार वही पैटर्न, पहले पुतला, फिर बीमारी और फिर मौत। सुमन अब सब कुछ देख चुकी थी, लेकिन उसके अंदर का तर्क अब भी सबको स्वीकार नहीं कर रहा था। वो हर बार यही कहती कि कोई ना कोई तो है जो ये सब कर रहा है, ये कोई अलौकिक चीज नहीं हो सकती। मैं उसके बातों को सुनता था, लेकिन मेरे अंदर डर बढ़ता जा रहा था। मुझे ऐसा लगने लगा था कि जितना ज्यादा सुमन इस बात को नकार रही है, उतना ही वो किसी बड़ी मुसीबत को न्योता दे रही है।
कई बार मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि कुछ चीजें हमारी समझ से बाहर होती हैं, लेकिन उसने कभी मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसके लिए ये सब एक पहेली थी जिसे वो सुलझाना चाहती थी, लेकिन मेरे लिए ये एक ऐसा जाल था जिसमें फंसने का मतलब सिर्फ मौत था। चौथा महीना शुरू हुआ और एक दिन वो हुआ जिसका मुझे सबसे ज्यादा डर था। सुबह सुबह जब मैं घर के बाहर निकला तो वहां कुछ लोग खड़े थे और उनके चेहरों पर अजीब सा डर था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने धीरे धीरे आगे बढ़कर देखा और मेरी सांस वहीं रुक गई। हमारे घर के बाहर वही राख का पुतला रखा हुआ था। मेरा शरीर जैसे सुन्न पड़ गया। मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। तभी सुमन बाहर आई और उसने भी उस पुतले को देखा, लेकिन जहां मैं डर के मारे जम गया था वहीं सुमन गुस्से से भर गई। उसने तुरंत कहा, देखा, मैंने कहा था ना, कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है। मैं उसे रोकना चाहता था, लेकिन मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। मुझे बस इतना पता था कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। सुमन ने गुस्से में आकर पूरे गांव वालों पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि तुम लोग पागल हो, अंधविश्वासी हो, किसी की मौत का मजाक बना रखा है। गांव के बुजुर्ग उसे बार बार समझा रहे थे कि ऐसा मत करो, उस पुतले से दूर रहो, लेकिन सुमन ने किसी की नहीं सुनी। अचानक वो घर के अंदर गई और एक बड़ा डंडा लेकर बाहर आई। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि वो क्या करने वाली है। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। अगले ही पल उसने उस राख के पुतले पर जोर जोर से वार करना शुरू कर दिया। पुतला टूटकर बिखर गया और उसकी राख हवा में उड़ने लगी। जैसे ही ऐसा हुआ, गांव में हड़कंप मच गया। लोग डर के मारे भागने लगे और मैं वहीं खड़ा था, ये जानते हुए कि सुमन ने वो गलती कर दी है जिसकी सजा अब हमें बहुत भयानक तरीके से मिलने वाली थी। जिस दिन सुमन ने उस राख के पुतले को तोड़ा, उसी दिन मुझे समझ आ गया था कि अब हालात हमारे हाथ से निकल चुके हैं। गांव में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया था। कोई हमारे घर की तरफ देख भी नहीं रहा था, जैसे सबको पता हो कि अब यहां कुछ भयानक होने वाला है। मैं अंदर से डर चुका था, लेकिन सुमन अब भी अपने फैसले पर अड़ी हुई थी। वो बार बार कह रही थी कि देखना, कुछ नहीं होगा, सब डरते हैं बेवजह। मगर मुझे गांव वालों की आंखों में जो खौफ दिखा था, उसने मेरे मन को हिला दिया था। मैंने उसी शाम फैसला कर लिया कि हम अगले दिन सुबह गांव छोड़ देंगे, चाहे जो हो जाए। मैं सुमन को यहां एक पल भी और नहीं रोकूंगा। मैंने जल्दी जल्दी सामान बांधना शुरू किया। मां की तबीयत भी अब थोड़ी संभल चुकी थी, इसलिए मैं उन्हें भी साथ ले जाने की सोच रहा था। लेकिन जब रात हुई तो मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी नजर हमारे घर पर टिकी हुई हो। मैं सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद बार बार टूट जाती थी और मुझे अंदाजा नहीं था कि आने वाली रात हमारी जिंदगी की आखिरी सामान्य रात होने वाली है। आधी रात के करीब मेरी आंख लग गई थी। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे का दरवाजा हल्के से खुला हो, लेकिन मैं पूरी तरह जाग नहीं पा रहा था। मेरा शरीर जैसे जकड़ा हुआ था, मानो मैं सपना देख रहा हूं लेकिन जाग भी रहा हूं। मुझे लगा शायद ये मेरा वहम है। तभी मैंने महसूस किया कि सुमन मेरी बगल में नहीं हिल रही। मैं उसे आवाज देना चाहता था, लेकिन मेरे होंठ खुल नहीं रहे थे, जैसे किसी ने मेरी चेतना को कैद कर लिया हो। उसी हालत में मुझे एक अजीब सा सपना दिखने लगा। मैं अपने ही कमरे में खड़ा हूं और सामने सुमन है। उसके सामने राख का वही पुतला रखा है, लेकिन इस बार वो पहले से बड़ा और ज्यादा भयानक लग रहा है। उसकी शक्ल अब एक गर्भवती औरत जैसी थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं सुमन की तरफ दौड़ना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जमीन से चिपक गए थे। उस पुतले से राख उड़ रही थी और वो धीरे धीरे सुमन की तरफ बढ़ रहा था। मैं चिल्लाना चाहता था, भागो सुमन, लेकिन मेरी आवाज जैसे किसी ने दबा दी हो। मैं सब देख रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। सुमन उस सपने में घबराई हुई दिख रही थी। वो मुझे हिलाने की कोशिश कर रही थी, जैसे मुझे जगा रही हो। उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी, अनिल उठो, देखो ये क्या है। लेकिन मैं जैसे पत्थर बन गया था। उसी वक्त मैंने देखा कि राख का पुतला अब इंसान के कद से भी ऊंचा हो गया था। उसकी आंखों की जगह काली खाली जगह थी और उसके शरीर से उड़ती राख सुमन की त्वचा को छूते ही उसे जला रही थी। सुमन दर्द से चीख रही थी। वो कमरे के कोने में सिमट गई थी, लेकिन वो पुतला हर कदम के साथ और बड़ा होता जा रहा था। उसकी चाल धीमी थी, मगर हर कदम में एक भयावह आत्मविश्वास था। मुझे ऐसा लगा जैसे ये कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति का फैसला हो। मैं अपने पूरे जोर से हिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा शरीर जवाब दे चुका था। मेरी आंखों के सामने मेरी पत्नी खतरे में थी और मैं असहाय खड़ा तमाशा देख रहा था।
अचानक उस पुतले ने अपना राख से बना हुआ हाथ बढ़ाया और सुमन का गला पकड़ लिया। जैसे ही उसका स्पर्श सुमन की त्वचा पर पड़ा, वहां से धुआं उठने लगा। उसकी चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। मैं महसूस कर सकता था कि ये कोई साधारण सपना नहीं है, ये कुछ और है, कुछ ऐसा जो पूरे गांव को एक साथ दिखाया जा रहा है। क्योंकि उसी पल मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे चारों तरफ गांव के और लोग भी खड़े हैं। सब वही दृश्य देख रहे हैं, लेकिन कोई हिल नहीं पा रहा। सब जैसे नींद और जाग के बीच फंसे हुए हैं। पुतले ने सुमन को हवा में उठा लिया और उसकी गर्दन पर अपनी राख भरी पकड़ कस दी। सुमन के हाथ छटपटा रहे थे, लेकिन हर बार जब वो उस हाथ को हटाने की कोशिश करती, उसकी त्वचा और चलने लगती। उसकी आवाज धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। मैं अंदर से टूट रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आत्मा शरीर से निकल जाएगी, लेकिन मैं फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। अचानक मेरी आंख खुली। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में आ रही थी। मेरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। मैं तुरंत उठकर बैठ गया और सुमन की तरफ देखा। वो मेरे बगल में सीधी लेटी हुई थी, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं और उनमें कोई जान नहीं थी। उसके गले पर साफ उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने पूरी ताकत से उसका गला दबाया हो। मैं चीख उठा। मेरा दिल फटने लगा। मैं उसे हिलाता रहा, पुकारता रहा, लेकिन वो जा चुकी थी। उसी वक्त मुझे समझ आ गया कि जो मैंने रात को देखा था वो सिर्फ सपना नहीं था। पूरे गांव में उस सुबह एक ही चर्चा थी। सबने वही सपना देखा था। सबने सुमन की मौत देखी थी, लेकिन कोई भी उसे बचा नहीं पाया। और उस पल मुझे समझ आया कि इस गांव में राख का पुतला सिर्फ मौत की सूचना नहीं देता, वो मौत खुद बनकर आता है। सुमन की मौत के बाद मेरा पूरा संसार जैसे खत्म हो गया था। मैं उसकी लाश के पास बैठा था और बार बार खुद को कोस रहा था कि काश मैंने उसे इस गांव में लाया ही ना होता। गांव वाले धीरे धीरे हमारे घर के बाहर इकट्ठा होने लगे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि अंदर आकर कुछ कहे। सबके चेहरों पर एक अजीब सा डर और दुख साफ दिखाई दे रहा था। मुझे लगा कि अब लोग मुझ पर शक करेंगे, क्योंकि अक्सर ऐसे मामलों में पति पर ही उंगली उठती है। लेकिन यहां कुछ अलग था। कोई भी मुझ पर शक नहीं कर रहा था, क्योंकि सबको सच पता था। सबने वही सपना देखा था, सुमन की मौत का, उसी तरह जैसे मैंने देखा था। गांव के बुजुर्ग धीरे धीरे अंदर आए और मुझे संभालने लगे। उनमें से एक ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, ये तेरी गलती नहीं है। ये उस परंपरा का नियम है जिसे कोई बदल नहीं सकता। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि अगर ये सब पहले से तय था, तो फिर सुमन को ही क्यों? आखिर उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैं बार बार उस पुतले के बारे में सोच रहा था जिसे सुमन ने तोड़ा था। अचानक मुझे एक बात समझ में आई। वो पुतला एक औरत के आकार का था। उस समय हमने सोचा था कि शायद मेरी मां के लिए आया है, क्योंकि वो पहले से बीमार थी। लेकिन मेरी मां तो जिंदा थी और सुमन मर चुकी थी। मेरे दिमाग में सवालों का तूफान उठ रहा था। तभी गांव के एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, जब सुमन ने उस पुतले को तोड़ा, उसी समय उसने मौत को खुद अपने ऊपर ले लिया। यह सुनकर मेरा दिल जैसे रुक गया। क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या उसने अनजाने में अपनी मौत खुद बुला ली थी? मैं उस पल को बार बार याद करने लगा जब उसने गुस्से में पुतले को तोड़ा था। अगर मैं उसे रोक पाता, अगर मैं उस समय कुछ कर पाता, तो शायद आज वो जिंदा होती। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। और सच यही था कि उस पुतले को छूना ही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई थी। लेकिन असली झटका मुझे तब लगा जब गांव की एक बुजुर्ग औरत ने मुझे एक और बात बताई। उसने कहा, बेटा, वो पुतला सिर्फ एक औरत का नहीं था, वो गर्भवती औरत का था। यह सुनते ही मेरी सांस रुक गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने घबरा कर पूछा, क्या मतलब? तब उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तेरी सुमन मां बनने वाली थी। उस पल मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। सुमन प्रेग्नेंट थी और मुझे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था। मेरी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। इसका मतलब यह था कि उस रात सिर्फ सुमन नहीं मरी थी, मेरे बच्ची की भी मौत हो गई थी। मैं वहीं जमीन पर बैठ गया। मेरे अंदर जो दर्द था वो अब कई गुना बढ़ चुका था। मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। अगर मैं उसे गांव ना लाता,
अगर मैं पहले ही उसे यहां से ले जाता तो शायद आज सब कुछ अलग होता। गांव वालों ने बताया कि जब कोई पुतला आता है तो वो सिर्फ मौत की सूचना नहीं देता, बल्कि उस इंसान की पूरी स्थिति को भी दर्शाता है। इसलिए सुमन के लिए जो अगला पुतला आया था वो गर्भवती औरत के रूप में था। लेकिन सुमन ने पहले ही पुतले को तोड़कर उस नियम को तोड़ दिया था और उसी वजह से मौत ने खुद आकर उसे अपने साथ ले गया। अब मुझे उस रात का हर एक पल समझ में आने लगा था कि क्यों वो पुतला अचानक वापस आया, क्यों वो पहले से ज्यादा बड़ा और डरावना था और क्यों उसने सुमन को इतनी बेरहमी से मारा। ये सब किसी इंसान का काम नहीं था, ये कुछ ऐसा था जिसे हम समझ ही नहीं सकते। एक ऐसी शक्ति जो इस गांव के हर इंसान पर नजर रखती है और जो भी इसके नियमों को तोड़ता है उसे वो अपने तरीके से सजा देती है। उस दिन के बाद मेरे अंदर कुछ टूट गया था। मैं अब उस गांव में एक पल भी नहीं रहना चाहता था। मैंने उसी दिन फैसला कर लिया कि मैं अपने परिवार को लेकर यहां से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। लेकिन जाने से पहले मैंने एक आखिरी बार अपने घर के बाहर नजर डाली। मुझे ऐसा लगा जैसे वहां अब भी कोई अदृश्य चीज मौजूद है जो हमें देख रही है। गांव के लोग अब और भी ज्यादा सावधान हो गए थे। कोई भी उस पुतले के पास तक नहीं जाता था। लोग उस जगह से गुजरते भी डरते थे जहां कभी पुतला रखा गया हो। सुमन की मौत अब एक नई कहानी बन चुकी थी, एक ऐसी कहानी जिसे हर नई पीढ़ी को सुनाया जाएगा ताकि कोई भी उस गलती को दोहराने की हिम्मत ना करे। और मैं बस यही सोच रहा था कि क्या मैं सच में इस सब से बच पाऊंगा या ये डर जिंदगी भर मेरा पीछा करेगा। सुमन की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि मैंने गांव छोड़ने का फैसला पक्का कर लिया। माँ और पिताजी को समझाने में मुझे काफी समय लगा, लेकिन आखिरकार वे भी मान गए। गांव वालों ने मुझे रोका नहीं, शायद सब समझ चुके थे कि मैं यहां अब नहीं रह पाऊंगा। जब मैं आखिरी बार अपने घर का दरवाजा बंद कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। हवा एकदम शांत थी, फिर भी आंगन में रखी सूखी राख हल्की हल्की उड़ रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं खुद को समझा रहा था कि यह सिर्फ मेरा वहम है, लेकिन सुमन की मौत के बाद मेरा विश्वास अब किसी भी सामान्य चीज पर नहीं रह गया था। हम गांव की सरहद पार कर गए। जैसे ही हमने सीमा पार की, मेरे दिल में थोड़ी राहत आई। मुझे याद था कि लोग कहते थे जो गांव छोड़ देता है वो इस श्राप से मुक्त हो जाता है। मैं खुद से कह रहा था कि अब सब खत्म हो चुका है, अब कोई पुतला नहीं आएगा, अब कोई डर नहीं रहेगा। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक डर अब भी जिंदा था। क्या सच में यह सब इतना आसान था? शहर पहुंचकर मैंने एक छोटा सा घर किराए पर लिया। माँ की तबीयत अब ठीक थी, लेकिन उनका मन अक्सर गांव में अटका रहता था। मैं नौकरी की तलाश में लग गया, दिन भर खुद को काम में व्यस्त रखने की कोशिश करता ताकि सुमन की यादें मुझे तोड़ ना दें। लेकिन रात सबसे मुश्किल होती थी। जैसे ही अंधेरा फैलता, मेरे दिमाग में वही आवाजें गूंजने लगती। सुमन की चीखें, राख के उड़ने की आवाज और उस पुतले की परछाई। कई बार मुझे नींद में भी वही सपना आता जो उस रात आया था। मैं सुमन को बचाने की कोशिश करता, लेकिन मेरे हाथ पैर जकड़े रहते। मैं पसीने में भीगा हुआ उठ बैठता। माँ पूछती, क्या हुआ बेटा? मैं बस यही कह पाता, कुछ नहीं। मैं उन्हें और दुखी नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे अंदर का डर खत्म नहीं हो रहा था। मैं बार बार सोचता, अगर गांव की सीमा पार करने से सब खत्म हो जाता है तो फिर मेरे सपनों में वो सब क्यों आ रहा है? एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी सारी शांति छीन ली। मैं देर रात तक जाग रहा था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। अचानक मुझे दरवाजे के बाहर कुछ गिरने की आवाज आई, जैसे कोई हल्की सी चीज जमीन पर रखी गई हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने खुद को समझाया कि शायद अखबार वाला होगा या कोई बिल्ली, लेकिन उस समय रात के 3 बजे थे। मैं धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। हाथ कांप रहे थे। मैंने दरवाजा खोला और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी सांस रुक गई। वहां जमीन पर हल्की सी राख बिखरी हुई थी। कोई साफ आकार नहीं था, लेकिन वो राख गोल घेरे की तरह फैली हुई थी। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। क्या ये मेरा वहम था या सच में वो चीज यहां तक मेरा पीछा करते हुए आ गई थी? मैंने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। पूरी रात मैं सो नहीं पाया। सुबह उठकर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। जमीन बिल्कुल साफ थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उस दिन के बाद मुझे यकीन हो गया कि गांव छोड़ देने से कहानी खत्म नहीं होती। डर सिर्फ जगह से जुड़ा नहीं था, वो अब मेरे अंदर बस चुका था।
मैं हर आवाज से चौंक जाता था। अगर कहीं राख देख लेता तो मेरा दिल धड़कने लगता। माँ ने एक दिन मुझसे कहा, बेटा तो खुद को दोष देना छोड़ दे, जो होना था वो हो गया। लेकिन मुझे लगता था कि शायद ये सब मेरे कारण हुआ। अगर मैंने सुमन को गांव के सच्चाई और मजबूती से समझाया होता, अगर मैं उसे वहां से पहले ही ले आता, तो शायद आज सब ठीक होता। मेरे अंदर अपराध बोध और डर दोनों साथ साथ चल रहे थे, और तभी मुझे एहसास हुआ, शायद असली शराब वो पुतला नहीं था। असली शराब था वो डर, जो एक बार दिल में घर कर जाए तो कभी नहीं जाता। समय बीतता गया, लेकिन उस रात की याद कभी धुंधली नहीं हुई। मैंने फैसला किया कि मैं उस गांव की कहानी किसी को नहीं बताऊंगा। मैं नहीं चाहता था कि कोई और इस श्राप के बारे में जाने या उसका मजाक बनाए, जैसे सुमन ने किया था। लेकिन एक बात आज भी मुझे परेशान करती है, क्या वो सब सच था या ये सिर्फ एक ऐसी शक्ति थी जिसे समझने की हमारी क्षमता नहीं थी। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्या वो पुतला अब भी हर महीने किसी के दरवाजे पर रखा जाता होगा। क्या गांव में अब भी लोग उसी डर के साथ जी रहे होंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सुमन की आत्मा को शांति मिली होगी? मैं आज भी जवाब तलाश रहा हूं, और शायद ये कहानी कभी खत्म नहीं होगी। समय के साथ जिंदगी आगे तो बढ़ रही थी, लेकिन मेरे अंदर का डर वहीं का वहीं अटका हुआ था। कई बार मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक संयोग था, एक इत्तेफाक, या शायद किसी तरह का भ्रम। लेकिन हर बार जब मैं सुमन के बारे में सोचता, मेरा दिल मानने से इनकार कर देता। एक दिन मैंने ठान लिया कि मैं इस रहस्य की जड़ तक जाऊंगा। मैं जानना चाहता था कि आखिर ये सब क्या था, सिर्फ एक अंधविश्वास या सच में कोई ऐसी शक्ति जो इंसान की समझ से परे है। मैंने अपने पुराने गांव के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की। कुछ पुराने रिकॉर्ड, कुछ लोगों से बातें और इंटरनेट पर भी खोजबीन की। लेकिन हर जगह मुझे बस एक ही बात पता चली, इस घटना का कोई ठोस जवाब नहीं था। ये एक ऐसी कहानी थी जो सिर्फ सुनी जा सकती थी, समझी नहीं जा सकती थी। और जितना मैं इसे समझने की कोशिश करता, उतना ही मैं इसके जाल में फंसता चला जाता। आखिरकार मैंने एक फैसला लिया, मैं एक बार फिर उस गांव जाऊंगा। माँ ने मुझे बहुत रोका, लेकिन इस बार मैं नहीं रुका। मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या ये सब आज भी हो रहा है? मैं जब गांव पहुंचा तो सब कुछ पहले जैसा ही था, वही रास्ते, वही घर, वही खामोशी। लेकिन लोगों के चेहरों पर पहले से ज्यादा डर था। मुझे देखते ही कुछ लोग चौंक गए। उन्होंने पूछा, तू वापस क्यों आया? मैंने कुछ नहीं कहा। उसी रात मैं अपने पुराने घर के पास गया। वहां कोई नहीं रहता था, घर वीरान पड़ा था। लेकिन जैसे ही मैंने आंगन में कदम रखा, मुझे एक जानी पहचानी ठंडक महसूस हुई। मेरे पैरों के नीचे कुछ कुरकुरा सा दबा। मैंने नीचे देखा, वहां हल्की सी राख बिखरी हुई थी। मेरा दिल धड़कने लगा। क्या ये वही संकेत था? क्या श्राप अब भी जिंदा था? मैंने हिम्मत करके गांव के एक बुजुर्ग से बात की, जो सब कुछ जानते थे। उन्होंने मुझे बताया कि सुमन की मौत के बाद यह घटना और भी डरावनी हो गई है। अब लोग सिर्फ पुतले से ही नहीं, बल्कि उसकी राख से भी डरने लगे हैं। उन्होंने कहा, बेटा, पहले पुतला सिर्फ मौत का संकेत देता था, लेकिन अब अगर कोई उसे छेड़े तो मौत और भी भयानक हो जाती है। मैंने उनसे पूछा, क्या किसी ने कभी इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश नहीं की? उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, कई लोगों ने की, लेकिन कोई वापस नहीं आया। उनकी बात सुनकर मेरी रूह कांप गई। मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं भी उसी रास्ते पर चल पड़ा हूं, जहां से वापसी मुश्किल है। लेकिन अब मैं पीछे नहीं हट सकता था। मुझे सच जानना ही था, चाहे उसकी कीमत कुछ भी क्यों ना हो। उस रात मैंने गांव में ही रुकने का फैसला किया। मैं अपने पुराने घर के अंदर गया और वहीं कमरे में बैठ गया जहां कभी मैं और सुमन साथ रहते थे। रात के लगभग 3 बजे थे, वही समय जब सब कुछ हुआ था। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, हवा में राख उड़ने लगी, और फिर मैंने उसे देखा। वही राख का पुतला जो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहा था। लेकिन इस बार मैं भागा नहीं, मैं खड़ा रहा। मैंने उससे कहा, अगर तू सच है तो मुझे जवाब दे। जैसे ही मैंने ये कहा, वो पुतला रुक गया। उसकी राख हवा में बिखरने लगी और धीरे धीरे एक आकृति बन गई, सुमन की। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन इस बार डर नहीं था। उसने बस एक बात कही, कुछ चीजें जानने के लिए नहीं होती, बस मानने के लिए होती हैं। और अगले ही पल वो गायब हो गई। सुबह जब मैं उठा तो सब कुछ सामान्य था, ना कोई पुतला, ना कोई राख, लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल चुका था।
अब मुझे जवाब मिल चुका था। यह कोई अंधविश्वास नहीं था और ना ही पूरी तरह समझ में आने वाली चीज। ये एक ऐसी शक्ति थी जो अपने नियमों से चलती है और इंसान की सबसे बड़ी गलती होती है उसे चुनौती देना। मैं उस दिन गांव छोड़कर हमेशा के लिए चला आया, लेकिन इस बार मैं डर कर नहीं, समझ कर गया। आज भी मैं उस घटना को याद करता हूं, लेकिन अब मुझे डर नहीं लगता। बस एक बात समझ में आ गई है, हर रहस्य को जानना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें जितनी दूर रहें उतना ही बेहतर है, और शायद यही इस कहानी का असली सच है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरीज पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो इसी के साथ आपसे अलविदा कहता हूं। अपना ख्याल रखें। गुड बाय दोस्तों।